स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें। हिस्ट्री और जियोग्राफी की मैंने क्लास 6 की किताबें पढ़ाना शुरू की है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास क्लास 6 छठा चैप्टर महाजनपद की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और महाजनपदों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो अगर ये 6 से 12 तक की आप किताबें पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, तो आपका बेसिक जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने कहा था इतिहास जब आपको पढ़ाऊंगा तो 6 से 8 तक यानी 6, 7, 8 की किताबें मैं एससीईआरटी की पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद यानी 9 से 12 तक की किताबें एनसीईआरटी की होंगी। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं छठा चैप्टर महाजनपद की ओर। महाजनपद की ओर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और मैं अब स्टार्ट करता हूँ। महाजनपद की ओर, ये हमारा आज का चैप्टर है, ये हमारा छठा चैप्टर है। ओके, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर जानते हैं ये क्या है और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। आप जानते हैं कि आपका जनपद यानी कि ज़िला कई तहसीलों से मिलकर बना है। ओके, हमारा जो ज़िला होता है, जैसे हमारा जो देश है वो कई राज्यों से मिलकर बना है, राज्य कई ज़िलों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से जो हमारा ज़िला होता है ये कई तहसीलों से मिलकर बना होता है। ओके, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बनता है। इस प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बने। ओके, प्राचीन काल में क्या हुआ, छोटे छोटे जो जनपद थे वो मिल गए और एक महाजनपद बन गया। तो इन्हीं महाजनपदों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कई छोटे छोटे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाते हैं और उस समय प्राचीन काल में भारत में ऐसे कई महाजनपद थे। ओके, जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल, देखिए किसी कुल, कुल मतलब परिवार, किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। मैंने आपको बताया था प्रत्येक जन का जनपति जो होता था राजा होता था, यानी प्रत्येक जन का मुखिया कौन होता था, राजा। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माने जाने लगा। 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा था, यानी कई सारे जन मिलकर अब जनपद बन गए थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि जनपद का क्या अर्थ होता था प्राचीन काल में। तो जनपद का अर्थ होता था जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता हो अथवा बस जाता है, उसे कहते हैं जनपद। अब देखते हैं महाजनपद क्या है। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया। जो वैदिक काल में जनपद थे उन्होंने क्या किया, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया, स्वयं को सुविधा संपन्न बना लिया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। तो मैंने बताया था पहले के समय में राजों के पास जो होता था, ऐसा नहीं होता था उनके पास बहुत ज़्यादा सिक्के होते थे, धन होता था, पैसा होता था, नोट होते थे। उनकी संपन्नता का प्रतीक था कि उनके पास बहुत ज़्यादा हाथी है, बहुत ज़्यादा लोहा है, बहुत ज़्यादा घोड़े हैं। यही उनकी समृद्धि थी, यही उनका धन था। ओके, जो प्राचीन काल के राजा लोग होते थे, या कोई बड़ा आदमी है, धनवान आदमी है, तो उसके पास हो सकता है बहुत सारे जानवर हों, बहुत सारा उसके पास खनिज पदार्थ हो, यही सारी चीज़ें उसके धन होते थे। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया, महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। ओके, तो जनपद क्या हुआ, जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए
और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। अब जनपद क्या बन गए? महाजनपद। यानी कि जो छोटे छोटे जनपद थे वे मिल करके आपस में अपनी शक्ति को बढ़ा लिए और एक महाजनपद का उन्होंने निर्माण कर दिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय, ये अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बुद्ध धर्म का। ओके, तो बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इनमें 2 प्रकार के राज थे। 2 प्रकार के राज थे, मतलब एक तो जहाँ पर गणतंत्र था यानी लोकतंत्र, और एक जहाँ पर राजतंत्र, मतलब 2 प्रकार के राज थे। ओके, तो कुल मिलाकर 14 राज थे, 16। तो 16 में से 14 जो थे वो राजतंत्र वहाँ पर स्थापित था, राजतंत्र वाले राज्य थे, और जो 2 थे वहाँ पर गणतंत्र स्थापित था, लोकतंत्र स्थापित था। अभी यहाँ पर नाम बताया होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, 14 में राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र क्या होता है? इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है, जो राज्य का मुखिया होता है, यानी जो महाजनपद का मुखिया होगा वो कौन होगा? राजा होगा। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। अब ये देखिए राजतंत्र वाले राज्यों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए अंग, अब देखिए यहाँ पर ये महाजनपदों के नाम हैं, फिर यहाँ पर उनकी इस समय स्थिति कहाँ है, किस जिले में, किस राज्य में स्थिति है। ओके, ये सब भी बताया है। तो देखिए अंग, और इस समय कहाँ पर स्थित है? ये महाजनपद का नाम है अंग, और इस समय कहाँ स्थित है? मुंगेर एवं भागलपुर जिला में स्थित है। यानी कि जो मुंगेर और भागलपुर का जिला है उसी के आसपास पहले अंग महाजनपद स्थित था। अब ये मुंगेर और भागलपुर कहाँ? बिहार में है। ओके, फिर यहाँ देखिए मगध। तो मगध पहले कहाँ था? पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग पहले मगध कहलाते थे, और ये भी कहाँ है? बिहार में। तो अंग, मगध ये सब बिहार में है, और यहाँ पर उनकी वर्तमान स्थिति बताई गई है। ये सब याद रखना है आपको कि मगध कहाँ है, अंग कहाँ है इस समय। फिर देखिए काशी, सभी लोग जानते हैं, वाराणसी, यानी वाराणसी का पहले नाम क्या था? काशी। तो जहाँ आज वाराणसी है वहाँ पहले काशी महाजनपद हुआ करता था। ऐसे देख लीजिए कौशल, तो ये फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, ये देखिए फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच जहाँ पर आज स्थित है, यहाँ पर पहले एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था कौशल। फिर यहाँ पर देखिए 1 मिनट, हाँ, फिर यहाँ देखिए वत्स, 5वां है महाजनपद वत्स। इस समय जहाँ पर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर है वहाँ पहले वत्स महाजनपद हुआ करता था। फिर देखिए 6ठा चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड। आजकल जहाँ बुंदेलखंड स्थित है वहाँ पहले कौन सा महाजनपद होता था? तो चेदी। ओके, फिर यहाँ देखिए 7वां है कुरु। सभी लोग जानते हैं, कुरु का नाम आपने सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। ओके, दिल्ली और हरियाणा के समीप ये महाजनपद पहले स्थित था। फिर यहाँ देखिए ये 8वां पॉइंट है पांचाल। तो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले का जो क्षेत्र है वहाँ पर पहले पांचाल स्थित था। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र पहले पांचाल कहलाता था, पांचाल महाजनपद। सूरसेन का विस्तार कहाँ कहाँ था? ब्रजमंडल और मथुरा। आजकल जिसे हम ब्रजमंडल और मथुरा कहते हैं वहाँ पर पहले सूरसेन महाजनपद विस्तृत था। इसको आपको आराम से पढ़ना है। फिर मत्स्य, ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये राजस्थान के इलाके हैं। ओके, ये राजस्थान के ज़िले हैं। अलवर, भरतपुर, जयपुर, यहाँ पर पहले मत्स्य महाजनपद स्थित था। फिर देखिए अवंती, आधुनिक मालवा, यानी आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश। अवंती कहाँ स्थित था? मध्य प्रदेश में, आधुनिक मालवा। फिर असमक देखिए, ये नर्मदा गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। ओके, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का भाग असमक कहलाता था। गांधार देखिए, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र गांधार कहलाता था, यह भी एक महाजनपद था। कंबोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला, पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है हजारा,
तो वहाँ पर पहले कंबोज महाजनपद हुआ करता था। ओके, तो ये कुछ महाजनपद और उनकी वर्तमान में स्थिति मैंने आपको बताया। ये जो 14 महाजनपद है यहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। ओके, राजतंत्र। और अब हम जिन दो की बात करेंगे वहाँ पर गणतंत्र स्थापित था। अब हम लोग देखते हैं गणतंत्र। देखिए, ये देखिए, ऐसे राज्यों का शासन राजा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। ओके, संघ यानी कुछ लोगों का एक संघ होता था, वो लोग निर्णय देते थे। और राजतंत्र में मैंने बताया कि जो कुछ निर्णय, जो कुछ नियम कानून होता था, सब कुछ राजा ही होता था। जबकि इसमें क्या होता था, एक संघ होता था, एक संगठन होता था, वो राजा को सलाह देता था और उसी के अनुसार काम होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, दो ही राज्य ऐसे थे, मैंने बताया था, जहाँ पर गणतंत्र था। एक तो वज्ज, ये कहाँ है, बिहार में, गंगा नदी के उत्तर का भाग। आपको पता है गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बिहार में गंगा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, भाग है, वहीं पर वज्ज महाजनपद हुआ करता था और ये गणतंत्र राज्य था। ओके, फिर ये दूसरा है मल्ल। ये देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर का क्षेत्र, आप लोगों ने इसका नाम सुना है। तो ये मल्ल महाजनपद हुआ करता था पहले इन क्षेत्रों में, और ये यहाँ भी गणतंत्र स्थापित था, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था थी इन राज्यों में। तो मल्ल और वज्जी दो ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित थी। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्ज की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट स्थान है। तो वज्ज की राजधानी क्या थी, वैशाली। अब देखिए, यहाँ पर सारे महाजनपदों की राजधानी नहीं दी है, लेकिन जिसकी राजधानी दी है उसको तो आप जान ही लीजिए। फिलहाल ये क्लास 6 की किताब है और इसमें जितना दिया है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। वज्ज की राजधानी वैशाली थी। विशिष्ट राजनीतिक महत्व था इसका। यह संपूर्ण वज्ज परिसंघ का मुख्यालय था। ओके, जैसे अपना होता है कि भाई राजधानी, वैसे ये भी थी। उस समय वज्ज की राजधानी वैशाली बिहार में थी। फिर है, इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। तो 4 राज्य थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौन कौन से, मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती। ओके, मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये 4 राज्य बहुत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें मगध और अवंती ये ज़्यादा शक्तिशाली थे। अगर इन चारों में बात करें तो ये दो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब यहाँ देखिए, कुछ यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, मानचित्र महाजनपद से साम्राज्य तक। यहाँ आपको स्पष्ट बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए जो शक्तिशाली हैं उनको दिखा दिया गया है, कोसल, अवंती, वत्स, मगध। ओके, और इन सब से मिलकर मगध साम्राज्य बनता था, यानी इन सभी को जीत लिया था मगध साम्राज्य ने। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है। फिर और अगर इसमें हम देखने का प्रयास करें अगर, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये गांधार वाला इलाका है, ये कंबोज वाला इलाका है, यानी कंबोज महाजनपद, गांधार महाजनपद। यहाँ देखिए सूरसेन और मत्स्य है, यानी मत्स्य की राजधानी सूरसेन थी, यही बता रहा आपसे। चेद और वत्स यहाँ पर है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर अवंती है। फिर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो मल्ल, यहाँ पर देखिए कुरु है, और मल्ल और अवंती, मगध, अंग। ओके, तो आपको ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने नाम बोल ही दिया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वज्ज। वज्ज मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये है वज्ज। और कौशल आपको दिखा देता हूँ, कौशल कहाँ है, ये वाला। ओके, जहाँ पर आज फैज़ाबाद, अयोध्या और गोंडा स्थित है, यहाँ पर पहले कौशल महाजनपद हुआ करता था। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर। ओके, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी
वह अब अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। ओके, समाज में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान अब हो गया था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा करना व राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कल्याण और न्याय करना था। तो उसका मुख्य कार्य क्या था? दुश्मनों से अपने प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखना और कल्याणकारी योजनाएं लाना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना, न्याय करना, यही सब उसका काम था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी। ओके, राजाओं की इच्छा कहाँ रहती थी कि कितना से कितना अपना राज्य बढ़ा ले, मतलब हमेशा यही सोचते रहते थे, उनकी प्रवृत्ति यही रहती थी। ओके, यानी अपने राज्य को हमेशा बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। जो सेना का प्रमुख कौन होता था? राजा स्वयं होता था और वही युद्ध का संचालन करता था। ओके, मतलब राजा भी युद्ध में जाता था, ऐसा नहीं था वो सिर्फ ऑर्डर देता था, वो भी जाता था युद्ध में और स्वयं सेना का संचालन करता था। एक प्रकार से सेनापति वही होता था। सेना का प्रमुख मतलब सेनापति। राज की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था, व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसों द्वारा होने लगी थी। यानी कि जब महाजनपद काल आया तो उसमें रुपए और पैसे बन गए थे, तो अब जो वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती थी वो पैसों के द्वारा होने लगी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी, यानी सड़कों का भी निर्माण कराया कई राजाओं ने। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन बनाए। ओके, तो कहाँ से व्यापार होता था? यानी मध्य एशिया से व्यापार होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया कहने के मतलब जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इनसे भी भारत का व्यापार होता था। फिर देखिए, फिर बने शहर। ये देखिए शहरों का जीवन, यहाँ पर एक चित्र भी दिया है। यहाँ कोई बैलगाड़ी वगैरह है। ओके, फिर बने शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्राय शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ था। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्पकार अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और वे स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में सुविधा होती थी। ओके, विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। यानी पिता जो काम करता था तो अपने बेटे को भी सिखा देता था कि आगे चलकर हमारे काम धंधों को संभालेगा। विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता और कठोरता व्याप्त हो गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एक नियम ही बन गया कि जो लुहार का काम करता है उसका बेटा लुहार का ही काम करेगा, यानी लोहे का काम करेगा। जो बढ़ई का काम करता है उसका बेटा बढ़ई का काम करेगा। एक रीत रिवाज बन गया, एक नियम बन गया धीरे धीरे। ओके, एक वर्ग विकसित हो गया कि ये बढ़ई वर्ग हो गया, ये कुम्हार वर्ग, ये लुहार वर्ग, ये शिल्प वर्ग, तमाम तरह के ऐसे वर्ग हो गए जो उस समय अपना काम करते थे। उनकी एक अलग अलग श्रेणी बन गई। वही यहाँ पर कह रहा है, विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब जो पिताजी ने किया अब वही काम आने वाले बच्चे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, वह कौन सी विशेषताएं हैं जो शहरों में होती हैं किंतु गाँव में नहीं। चर्चा कीजिए। चर्चा का विषय है, आप जब 2-4 लोग बैठिए अपने पास तो चर्चा कीजिए कि गांव में क्या सुविधाएं हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे शहरों में कौन कौन सी विशेषताएं, वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं। सारी चीज़ों के बारे में चिंतन मनन
करना चाहिए जब आप 3-4 दोस्त पास में बैठे। अब यहाँ है मगध साम्राज्य। छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे और इसके लिए युद्ध भी करते थे, और युद्ध करके क्या होता था, एक राज्य का विनाश होता था और दूसरा राज्य और ज़्यादा बड़ा हो जाता था। तो एक राज्य दूसरे राज्य से शक्तिशाली बनना चाहता था, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था, मतलब ये आपस में ही लड़ते रहते थे। ओके, बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। समझ सकते हैं आसानी से। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। ओके, तो अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम करते थे, तरह तरह के ट्रिक अपनाते थे, कूटनीतिक चालों को चलते थे। जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता कर लेते थे ताकि तीसरे वाले को हरा करके आपस में बांट ले, या फिर ये सीधे सीधे जिस राज्य को हड़पना चाहते थे उससे शादी कर लेते थे, मतलब रिश्ते बना लेते थे। अब रिश्ते बनाने का एक ही काम है, सीधे सीधे शादी करना। संधि कर लेते थे, दो राज्यों ने संधि कर लिया कि तीसरे राज्य पर आक्रमण करेंगे और मिल करके बांट लेंगे, या सीधे सीधे जिस राज्य को हड़पना चाहते थे उस पर यह आक्रमण ही कर देते थे। अगर सबल हैं, प्रबल हैं, तो सीधे आक्रमण करके जीत लेते थे। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ओके, साम्राज्य। अब देखिए यहाँ पर साम्राज्य की डेफिनेशन दी है। साम्राज्य होता क्या है? जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को ही साम्राज्य कहा जाता है। मतलब राज्य का ही एक बड़ा रूप है साम्राज्य। ओके, राज्य का ही एक बृहद, बड़ा, विस्तृत रूप है साम्राज्य। जब राजा अपने राज्य की सीमा को अधिक बढ़ा लेते हैं, उसका विस्तार कर लेते हैं, तो उनका राज्य ही साम्राज्य कहलाने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदवंश था। ओके, नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब नंदों के साम्राज्य की स्थापना हुई, तब से लेकर मगध में क्रमशः 3 राजवंश स्थापित हुए। इन 3 राज्यों का क्रम याद रखिए। सबसे पहले कौन सा वंश स्थापित हुआ? हर्यक वंश। ओके, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। यानी इन तीनों वंशों ने लगभग 220 वर्षों तक शासन किया मगध पर। क्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। ये देखिए, धनानंद यानी घनानंद कहीं कहीं लिखा होता है, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिकंदर का आक्रमण भारत पर किसके शासनकाल में हुआ? यानी ऐसे भी पूछ सकता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो घनानंद था। वो किस वंश से संबंधित था? नंद वंश से। नंद वंश का अंतिम शासक था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब यहाँ पर देखिए, एक युद्ध के बारे में थोड़ा यहाँ पर कुछ कहानी बताई गई है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध। सिकंदर और पुरु में युद्ध। तक्षशिला के राजा आम्भी, तक्षशिला का राजा कौन था? आम्भी। ओके, आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। पुरु का राजा झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सॉरी, पुरु का राज लिखा है। ओके, पुरु का राज। तो पुरु का राज कहाँ स्थित है? झेलम और रावी नदियों के बीच। 2 नदियां हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पुरु का राज किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? तो झेलम और रावी। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर
पुरु ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया। तो आमंत्रण किसने दिया था? तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया कि आओ पुरु पर आक्रमण करो। अब देखिए, पुरु का जो राजा था वो भी तैयार हो गया अपनी सेना को लेकर के। अब ये देखिए, ये पुरु ही कहता है, शायद उसी के वाक्य हैं, मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा नहीं जीतने दूंगा। ओके, सिकंदर और पुरु की सेना में यहाँ पर आप देख सकते हैं भयंकर युद्ध हो रहा है। यहाँ भी देखिए, ये पुरु की सेना है, ये पुरु है। ओके, पुरु राज भी है और उसका राजा जो है वो भी पुरु ही है। तो ये पुरु है और ये कहता है कि मैं अपने राज का एक भी टुकड़ा सिकंदर को नहीं जीतने दूंगा, अपनी सेना से कह रहा है। और यहाँ पर युद्ध हो रहा है, घमासान युद्ध। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचाई। आपको पता है, जो भारतीय जितने भी राजा होते थे इनके पास हाथियाँ होती थी और दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे। इनके हाथियों पर तीर चला देते थे और इनके हाथी फिर भगदड़ मचा देते थे, इनकी ही सेना को कुचलने लगते थे। सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया पुरु की सेना ने। इस युद्ध में पुरु की सेना को काफ़ी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हो गए। देखिए, पुरु, ये पुरु का राजा है। तो जो पुरु राज्य था वो झेलम और रावी नदियों के बीच स्थित था और पुरु राज्य का जो राजा था उसका भी नाम पुरु ही था। यहाँ पर यही बताया गया। देखिए, पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। देखिए, पुरु, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? सिकंदर ने पुरु से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पुरु कहता है, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। फिर सिकंदर कहता है, पुरु, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? सिकंदर, भले ही युद्ध हार गया हूँ पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। यानी कि ये दोनों फिर मित्र बन जाते हैं। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पुरु का राज लौटा दिया। तो सिकंदर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और फिर वो पुरु का राज पुरु को लौटा देता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में, देखिए, यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम यूनान है। तो यूनान किस महाद्वीप का देश है, ये सब जानिए। सारी चीज़ों पर आप बहुत ध्यान दीजिए। यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मेसिडोनिया नामक एक राज था। मेसिडोनिया नामक एक राज था, वहाँ का राजा सिकंदर। तो मेसिडोनिया कहाँ का राजा था? यूनान देश में एक राज था मेसिडोनिया, वहीं का राजा था सिकंदर। यह अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला था। वह पारसीक यानी हखमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक था पुरु। ओके, एक राजा था पुरु जिसकी कहानी चित्रकथा में आपने पढ़ी। यानी पुरु को भी हरा दिया था, फिर बाद में उसका राज वापस कर देता है। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और मेसिडोनिया वापस लौट गया। ओके, तो मगध की राजा से यानी कि जो घनानंद था उससे नहीं लड़ा क्योंकि इसकी सेनाएं काफ़ी थक गई थी। और जब इसने सुना कि भाई घनानंद की सेना बहुत ज़्यादा है, उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है, तो इसने कहा कि अगर लड़ेंगे तो फ़ायदा मिलेगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। तो ये भाग गया अपनी सेना लेकर के। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या क्या पड़ा, चलिए देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसने जो राज जीता था वो भी वापस कर दिया और चला गया वापस। ओके, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये डेट याद रखिए, 326 ईसा पूर्व
सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण में भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। ओके, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभाव के लिए खोल दिया, यानी अब यूनानियों से भी हमारा व्यापार शुरू हो गया। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। देखिए, भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा, यानी कि अब यूनान से लेखक यहाँ पर आने लगे, यहाँ के लेखक यूनान जाने लगे, मतलब आदान प्रदान शुरू हो गया। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो 3 राजवंश मैंने आपको बताए थे मगध पर, तो सबसे पहला है हर्यक वंश। ये कब से कब तक रहा? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया, हर्यक वंश ने। फिर आता है शिशुनाग वंश। देखिए, इसकी रेगुलर क्लास में पढ़ाऊँगा आपको जल्दी ही, इतिहास जिसमें मैं आपको रेगुलर क्लास लूँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा, यानी कि एक एक वंश को बहुत डिटेल में, जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि हम थोड़ा आपको बेसिक बता रहे हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक तैयार हो जाता है। फिर आप कोई बड़ी किताब पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो शिशुनाग वंश है लगभग 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक। ओके, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। ये लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक था। तो ये आपको मैंने बताया महाजनपदों की ओर। ओके, ये जो चैप्टर था इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से महाजनपद हैं, कहाँ कहाँ राजतंत्र स्थापित था, कहाँ कहाँ गणतंत्र स्थापित था। थोड़ा बहुत जो भी इस क्लास 6 में दिया हुआ था मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसको शेयर खूब कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।